दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं और मौलिक अधिकारों को लेकर संविधान सभा में हुए वाद विवाद को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इसके साथ ही फेडरलिज्म यानी कि संघवाद और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं यानी कि बेसिक फीचर्स क्या हैं, और फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को लेकर संविधान सभा में क्या डिबेट हुई थी, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रही है, आपको जितना पता होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। लेंथी वीडियो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो इसीलिए आपको थोड़ी बड़ी ही वीडियो देखनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप उसको ये मत सोचें कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप बोरिंग तरीके से उसे ना देखें। आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की। जो प्रमुख विशेषताएं, जो मूल विशेषताएं हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी सबसे पहली विशेषता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखो, संविधान दो तरह के होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। अब जो अलिखित है, अलिखित का मतलब होता है कि लिखा गया ना होना। जैसे कि आप ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में आप देखोगे कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान पाया जाता है। तो लिखित संविधान जो लिखा गया है और अलिखित संविधान जो लिखा गया नहीं है। बट आप एक चीज़ ध्यान देना कि अलिखित संविधान में भी कुछ बातें लिखी होती हैं। जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के बहुत सारे प्रावधान, प्रोविज़न या बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनको नहीं लिखा गया, वो परंपरा से फॉलो होते आ रहे हैं। जैसे हम रीति रिवाज मनाते हैं ना, हम कोई भी पूजा पाठ में हम देखते हैं बहुत सारे रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। हम अपने धर्म से संबंधित रीति रिवाजों को, परंपराओं को लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं। तो उसी तरह ब्रिटेन में भी, यूके में भी बहुत सारे प्रावधानों को, बहुत सारे कानूनों को लंबे समय से अलिखित रूप में फॉलो किया जाता रहा है। लेकिन फिर भी जो मूल सिद्धांत है या कुछ इस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं, उनको लिखा गया है। तो यहाँ आप एक बात समझ गए कि दो तरह के संविधान होते हैं, लिखित और अलिखित। और अलिखित का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह ना लिखा हो, मतलब ये है कि कुछ प्रावधान लिखे होते हैं लेकिन ज़्यादातर प्रावधान लिखे नहीं होते। अलिखित का मतलब ये होता है। जब हम भारत की संविधान की विशेषता की बात करें तो सबसे पहले विशेषता यही आती है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लंबा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कानून हैं, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे अनुसूचियाँ हैं। अगर हम मूल रूप से बात करें, जब संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, यानी कि जब 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर जब तैयार हो चुका था, उस समय की हम बात करें तो जो संविधान था हमारा, उसमें एक प्रस्तावना थी, एक प्रियम्बल था। इसके साथ ही 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें, हमारे पास 2019 का डाटा है, तो अगर हम आज के समय की बात करें तो आज एक प्रस्तावना है भारतीय संविधान में, लेकिन 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो 470 अनुच्छेद हैं, जो कि बहुत दर्शाता है कि भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो यही देखा जा रहा है कि जैसे 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 टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे ही संविधान और भी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई, भारतीय संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भारत का संविधान एक सबसे लंबा लिखित संविधान है दुनिया का। अब इसके पीछे क्या कारण है, आखिर भारत का संविधान इतना लंबा क्यों है? देखो, सबसे पहली चीज़ है भौगोलिक स्थिति। अब भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है। हो सकता है भी कुछ समय बाद फर्स्ट नंबर पर भी आ जाए पॉपुलेशन में। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा लैंड है, ज़मीन है, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़ा संविधान चाहिए भारत को, एक लंबा एक कॉन्स्टिट्यूशन भारत को चाहिए। लेकिन इसके साथ ही और भी कारण हैं, जैसे कि ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक रूप से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इतिहास में कई सारे राजा महाराजा रहे हैं। इसके साथ ही उन सभी राजा महाराजाओं के जो आदर्श हैं, जो नियम वगैरह अच्छे थे, उनको भी शामिल किया गया है, कुछ नियमों को भारतीय संविधान में। लेकिन हाँ, मेनली क्या इतिहास हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं कंपनी के शासन की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन की बात करते हैं, जब हम ब्रिटेन की गवर्नमेंट के शासन की बात करते हैं भारत में, तो 1773 से ही ब्रिटेन की संसद ने भारत के लिए कई सारे अधिनियम
लागू कर दिए थे, कई सारे संविधान लागू कर दिए थे भारत के ऊपर। कहने का मतलब है कि 1773 से लेकर कई सारे कानून ब्रिटेन की संसद ने भारत के ऊपर लागू किए थे या भारत के लिए बनाए थे। अब इतना इतिहास में इतने सारे कानून भारत में विद्यमान थे, जिससे कि भारत का संविधान लंबा होना एक स्वाभाविक बात थी। इसके इसके अलावा एक कारण ये भी है कि भारत का संविधान इतना लंबा है क्योंकि भारत में एक ही संविधान है। पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए जो संविधान है वो एकल संविधान है। एकल संविधान की व्यवस्था की गई है। पूरे देश के लिए एक संविधान है, दो नहीं। जैसे कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संविधान है। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर अमेरिका में 50 राज्य हैं तो 50 संविधान हो गए अलग अलग, और एक पूरे देश के लिए संविधान। बात को समझिए, एक होता है स्टेट, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें यूपी, बिहार, पंजाब, ये क्या है, ये स्टेट हैं। तो भारत में तो स्टेट्स के लिए अलग अलग कोई संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, लेकिन अमेरिका में बना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान छोटा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग संविधान हैं। लेकिन भारत का संविधान तो पूरे देश के लिए है और हर चीज़ शामिल की गई है इसमें, इसलिए ये बड़ा है। इसके साथ ही ऐसा भी है कि कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उसमें कानून विशेषज्ञ बहुत ज़्यादा थे। कानूनी रूप से जो जानकार व्यक्ति थे संविधान सभा में, उनकी संख्या ज़्यादा थी, जिस कारण से माना जाता है कि देश का संविधान एक लंबा संविधान बना। तो यहाँ हमने बात को समझ लिया कि भारत का संविधान एक लंबा संविधान है पूरे विश्व का। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया। जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ आपके लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है जिससे आपका टाइम लॉस हो। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपको समझना है। अब भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता की बात करें, अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें, तो विभिन्न स्रोतों से विहित, अलग अलग स्रोतों से लेकर भारतीय संविधान बनाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भारत का संविधान बना है वो अलग अलग संविधानों, अलग अलग देशों के संविधानों से कई सारी चीज़ें लेकर बना है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कई सारी चीज़ें ली गई हैं। जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है उसे हमने ब्रिटेन से लिया है। रूस से हमने कई सारी चीज़ें ली हैं। अमेरिका से हमने राष्ट्रपति से संबंधित या जो जो महाभियोग से संबंधित बातें हमने वो अमेरिका से ली हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो कई सारे देश हैं, दक्षिण अफ्रीका हो गया, जापान हो गया, जिनसे हमने कई सारे कानून या कई सारे अधिनियम बोरो किए हैं या उनसे हमने लिए हैं। इसके साथ ही जो ब्रिटेन की संसद थी, यानी कि जब जब भारत में ब्रिटेन की सरकार थी तो उस समय भारतीय शासन अधिनियम 1935 बनाया गया था, 1935 लागू किया गया था। तो 1935 का ये जो भारतीय शासन अधिनियम था, इसके भी कई सारे प्रावधानों को बिल्कुल डिट्टो इसमें भारत के संविधान में ऐड किया गया है। तो भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कि वो अलग अलग स्रोतों से लेकर बनाया गया है। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्य या लचीला संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन की वही प्रक्रिया हो जो आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन में। अनम्य या अनम्य कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत का संविधान इन दोनों का मिला-जुला रूप है, वह नम्यता एवं अनम्यता का संतुलित रूप है। यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला। ठीक है, दोनों का मिला-जुला रूप है। भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान या कानून ऐसे हैं जिसे भारतीय संसद बहुत आसानी से परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है, लेकिन बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसे संसद आसानी से बदल नहीं सकती, जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ में कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसके लिए संसद को कई आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आधे से ज़्यादा जो राज्य हैं, जब वो संसद को स्वीकृति देंगे किसी कानून के ऊपर, तब जाके संसद अपना कोई भी कानून अगर उसे बदलना है तो वो बदल सकती है। तो कई सारे कानून ऐसे भी हैं जिस पर संसद आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। नम्य मतलब वो होता है, ऐसे देखो, अगर हम ब्रिटेन जैसे देश की बात करें तो वहाँ का जो संविधान है वो बहुत लचीला है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब आसानी से बदल सकते हो आप। वहाँ के कानून जो हैं उन्हें जो संसद है आसानी से बदल सकती है। कोई बहुत ज़्यादा कठोर प्रक्रिया नहीं है, संसद को ज़्यादा
जोर देने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से वहाँ पे कानून को बदला जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है। अगर हम कठोर की बात करें, जो हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बहुत ही ज़्यादा कठोर है। छोटा संविधान है लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर है। कठोर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो अलग अलग राज्य हैं ना, उनका मतलब उनका जो अस्तित्व है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग राज्यों का अपना अपना संविधान है। वहाँ की मतलब वहाँ पर अगर जस्टिस सिस्टम अगर हम देखते हैं तो जो वहाँ के कोर्ट हैं अलग अलग राज्यों के, वो अपना अपना अलग अलग निर्णय भी दे सकते हैं। तो वहाँ पे राज्यों का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो संसद या जो वहाँ की पार्लियामेंट है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है। तो अमेरिका का संविधान एक बहुत ही ज़्यादा अनम्य संविधान है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भारत का संविधान इन दोनों का ही मिला जुला रूप है। इसके साथ ही एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक या गैर संघीय दोनों लक्षण विद्यमान हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। यह भारत की संघीय व्यवस्था है। परंतु आपातकाल में पूरा देश तथा देश की सभी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारतीय जो संविधान है, भारत में संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम की बात करता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे, फेडरलिज्म को, संघवाद को। संघीय व्यवस्था या फेडरलिज्म का मतलब होता है कि आपके देश में राज्य और केंद्र दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा है और दोनों ही सरकारों की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, दोनों का ही अलग अलग अपना महत्व है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अपना अपना महत्व होता है। तो भारत में अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में संघीय व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है। एकात्मकता जहाँ पर एक सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो भारत में हम देखते हैं कि राज्यों को कई सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जब अब आपातकाल की स्थिति आती है, जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी तरह अपदस्थ कर देती है, पूरी तरह हटा देती है और सारा नियंत्रण अपने हाथों में केंद्र सरकार ले लेती है। तो संघीय व्यवस्था है लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे 3 डॉट होते हैं, आप यूट्यूब में देखेंगे तो वहाँ से आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं वीडियो की, तो आपको मे बी आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इसके साथ ही भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि सरकार का संसदीय रूप। देखो, भारतीय संविधान देश में, भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करता है। भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि संसदीय सरकार की बात की गई है। देखो, संसदीय सरकार का मतलब होता है कि आपके देश में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा, जैसे कि राष्ट्रपति, वो वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होगा। मतलब नाम मात्र का ये सर्वोच्च व्यक्ति होता है, जो सबसे ऊपर जो व्यक्ति होता है पूरे देश में, प्रेसिडेंट, वो बस नाम मात्र का होता है। ठीक है, वो बस नाम मात्र का कार्यपालक होता है। असली वास्तविक होता है प्रधानमंत्री। तो संसदीय सरकार की व्यवस्था भारत में की गई है, जिसमें जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो बस नाम मात्र का देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, सबसे पावरफुल व्यक्ति है नाम मात्र का। हकीकत में सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, जिसके कहने पर ही राष्ट्रपति अपना कार्य अच्छे से करता है। अच्छे से करने का मतलब है कि अपने सभी कार्यों को पूरा करता है। बस सभी जो जितने भी कार्य होते हैं वो बस राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, हालांकि इसमें उसकी सहमति हो ऐसा कंफर्म नहीं होता। इसके साथ ही संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखो, संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है, इसको समझो और इसको समझो। न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता का मतलब होता है कि किसी देश में संसद बिल्कुल ऊपर है, सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट, ऊपर का जो लेवल होता है किसी भी देश में, तो संसद सबसे ऊपर है, उसे हम कहते हैं सर्वोच्चता। संसद हो गई या न्यायपालिका हो गई। तो सर्वोच्चता का मतलब है कि देश में सबसे ऊपर इंस्टीट्यूशन, जो सबसे ऊपर, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजनीतिक संस्था होती है, उसकी बात हम करते हैं सर्वोच्चता को लेकर। तो ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन में संसद जो है वो सर्वोच्च है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में जो न्यायपालिका है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, जो अदालत है, जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सब ज़्यादा शक्तिशाली है, तो न्यायिक सर्वोच्चता है वहाँ पर। और ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, संसद के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है ब्रिटेन में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में दोनों को बराबर बराबर अधिकार दिए गए। बराबर का मतलब दोनों में एक बैलेंस बनाया गया है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। ना तो संसद सर्वोच्च है, ना ही न्यायपालिका सर्वोच्च है। अपने अपने काम में दोनों सबसे ऊपर हैं। कानून जब बना सकती है संसद,
जब संसद जब कानून बनाती है तो कानून बनाने में संसद ऊपर है अपने आप में, लेकिन उसके ऊपर कुछ बाउंडेशंस भी हैं। जब कभी न्यायपालिका को लगता है कि कानून गलत तरीके से बना है तो न्यायपालिका उसको रद्द भी कर देती है भारत में। तो दोनों को शक्ति दी गई है, लेकिन दोनों में समन्वय की व्यवस्था भारत में की गई है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। इसके साथ ही एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष। देखो, भारत में जो न्यायपालिका है वो कुछ ऐसे है, सबसे जो नीचे का लेवल है वहाँ पे निचली अदालतें आ जाती हैं, जितने भी जिला स्तर की जो अदालत है वो आ जाती है। ये जो सेकंड स्तर है इस पर राज्य में जो अदालत है यानी कि हाई कोर्ट वो आता है, और ये सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये एक पिरामिड की तरह चल रहा है। पिरामिड का मतलब समझ रहे हैं, दोनों सब एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं, मतलब ये एक ही स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। तीनों चीज़ें एक ही स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं। तो भारत में न्यायपालिका जो जुडिशरी है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब समझिए, एकीकृत का मतलब है कि वो एक है। अगर यूपी में कोई घटना घटती है, कोई केस सामने आता है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट उसे अपने अंडर में ले सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट में मान लो कोई केस गया तो भारत का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से तुरंत कह सकता है भाई मुझे केस दो, मैं देखूंगा क्या बात हो गई है। तो ये होता है एकीकृत। इसके साथ ही यहाँ पे एक मतलब ये भी है कि चाहे आप मुंबई के हाई कोर्ट में जाओ, चाहे आप यूपी के हाई कोर्ट में जाओ, चाहे आप चाहे चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में जाओ, ये जो कानून लागू करेंगे, जिस आधार पर जहाँ पे सुनवाई होगी वो एक जैसी होगी। ऐसा नहीं कि बॉम्बे हाई कोर्ट अलग तरीके से सुनवाई करेगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट अलग तरीके से, ऐसा नहीं है। एक ही कानून, एक ही तरह के मतलब यहाँ पर नियम लागू होते हैं, और सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसके साथ ही भारतीय जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ठीक है, जो भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब आपने खुद भी देखा है कई बार भारतीय न्यायपालिका के द्वारा संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर दिया जाता है। साफ तौर पर संसद कोई भी कानून बनाती है, लगता है अगर कि ये कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका स्वतंत्र है और वो उस कानून को रद्द कर देती है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान के द्वारा एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान ने अपने भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। वैसे मूल रूप से 7 दिए थे, लेकिन हाँ, आज 6 मौलिक अधिकार विद्यमान हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं समानता का, धर्मनिरपेक्षता का यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, नॉर्मल स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है। तो कई सारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान भारतीय जनता को प्रोवाइड करता है, ये उसकी एक विशेषता है। इसके साथ ही राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत वो सिद्धांत हैं जो राज्य को यानी कि जो सरकार को कहते हैं कि आपको जनता के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य करना है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो राज्य से कहते हैं, सरकार से कहते हैं कि आपको जनता के लिए सामाजिक रूप से कल्याण से संबंधित कार्य करने हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कई सारी चीज़ें सामाजिक हैं, कई सारी चीज़ें गांधीवादी जो विचार था, जैसे कि पंचायत का गठन किया जाए, पंचायती राज की स्थापना की जाए, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही लिखा हुआ है। उदार बौद्धिक सिद्धांत हैं कई सारे। तो कई सारे निर्देश दिए गए हैं सरकार को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, जो कि जनता की भलाई से संबंधित है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों की बात भी करता है। 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जब स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था और स्वर्ण सिंह समिति ने जब सिफारिश दी थी अपनी, तो उसकी सिफारिश के बाद सरकार ने 42वां संवैधानिक संशोधन पारित किया था, जिसमें सरकार ने मौलिक कर्तव्यों की बात की थी या मौलिक कर्तव्य के सिद्धांत को संविधान में शामिल किया था, जिसके अंतर्गत नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो देश के प्रति कुछ अपने कर्तव्यों को, ड्यूटीज़ को निभाएंगे। भारतीय संविधान भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, एक सेकुलर ऐसा राज्य जहां पर सभी धर्मों को मान्यता दी जाए, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की जाए, सरकार किसी भी एक धर्म के पक्ष में ना जाए, सभी धर्मों का आदर किया जाए, सभी धर्म को समान नज़र से सरकार देखे, ऐसे राज्य की व्यवस्था भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। इसके साथ ही भारतीय संविधान सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जो यूनिवर्सल जो वयस्क मताधिकार है, इसको प्रोवाइड करता है।
देखो, एक जो एज है 18 साल से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं, उन सभी को भारत में वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी एज कंप्लीट हो जाती है, आप वयस्क हैं, तो सभी को, चाहे आप स्त्री हों, चाहे आप पुरुष हों, मैटर नहीं करता, आपको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत लागू है भारतीय संविधान के द्वारा, और ये बहुत अच्छी बात थी। संविधान सभा में इसको लेकर कोई बहस या डिबेट भी नहीं हुई थी, सभी एग्री कर रहे थे कि हम भारत को आज़ाद होते ही सभी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात थी, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी, यहाँ तक कि दूसरे किसी देश ने भी, जब स्वतंत्र हुए, जो बड़े बड़े देश थे, विकसित देश हैं, उन्होंने भी सभी को एक साथ वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था। इसके साथ ही भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान सभी को एकल नागरिकता प्रदान करता है। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक दो नागरिकता होती है। एक राज्य की, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसकी एक नागरिकता होती है, सिटीजनशिप होती है, प्लस एक पूरे देश की यानी कि यूएसए की सिटीजनशिप होती है। तो दो, वहाँ पर अमेरिका में दो नागरिकता एक व्यक्ति के पास होती है। जैसे कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझ लो, जैसे कि आप यूपी में रहते हो तो यूपी की नागरिकता, और भारत के तो आप हो ही, तो आपके पास भारत की नागरिकता होगी, तो दो नागरिकता हो गई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यूएसए में ये है दो नागरिकता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। चाहे आप यूपी में रहो, चाहे आप बिहार में रहो, आपको एक ही नागरिकता मिलेगी, वो है इंडियन, कि आप इंडियन हो, आप भारतीय हो, चाहे आप कहीं पर भी रहो। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, और इसको हमने समझ लिया। और इस तरह अभी तक हमने संविधान की विशेषताओं को समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो मौलिक अधिकार हैं, उसको लेकर क्या डिबेट वगैरह है, इसकी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर क्या वाद विवाद हुआ, क्या डिबेट हुई, इसको डायरेक्ट समझने से पहले हम बात करेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार होते क्या हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। देखो, मौलिक अधिकार की बात की करें तो मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, एक अगर व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार ना मिले तो उसका जो जीवन है वो बहुत ही बेकार हो जाता है। एक स्वतंत्र रूप से जीने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अब भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो 7 मौलिक अधिकार, मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए थे। हालांकि अब बस 6 अधिकार ही शेष रह गए हैं। एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार के दर्जे से हटा दिया गया है। तो अभी 6 मौलिक अधिकार दिए गए, इसको हल्का सा हम देख लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। इसके अंतर्गत कई सारी बातें की गई हैं, विस्तार से काफ़ी अच्छे से समानता के अधिकार को समझाया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि व्यापार से संबंधित स्वतंत्रता, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, किसी भी तरह का व्यापार आप कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जिसको छोड़कर। इसके साथ ही आप कहीं पर भी रह सकते हैं पूरे देश में। इसके साथ ही आप आंदोलन भी कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। तो कई सारे स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी से संबंधित कई सारे अधिकार आपको स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है। अब भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिए गए हैं, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, जैसे कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, मतलब इन दो अनुच्छेदों में ये वाला अधिकार दिया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, और अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है कि जो माइनॉरिटी है संस्कृति में, ऐसा वर्ग है जिसकी अपनी भाषा है, तो वो अपनी भाषा को बनाए रख सकते हैं। शिक्षा से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 ये काम करता है कि अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट, या कई ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा व्यक्ति को उसके अधिकार उपलब्ध कराए जाएंगे। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी अनुच्छेद 32 के तहत एक व्यक्ति को दिया गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। तो ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय व्यक्ति को संविधान ने दिए हैं। अब बात करें मौलिक अधिकारों की तो इतना इनफ है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको मौलिक अधिकार अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस का या एक पॉलिटिकल साइंस का अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको मौलिक अधिकार थोड़ा डीप में अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही टाइम मिलता है एक थोड़ी सी
डिटेल वीडियो आपके लिए बना दी जाए ताकि आप सारे जो भी आर्टिकल्स हैं मौलिक अधिकार से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित, उन्हें सही से समझ सकें। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको उसका लिंक या बनाकर वीडियो, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वो वीडियो जल्द ही। तो यहाँ हमने मौलिक अधिकार को समझ लिया अच्छे से, लगभग थोड़ा सा समझ लिया हमने यहाँ पर। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, डिबेट पर। सिलेबस में आपको स्पेशली फोकस किया गया है डिबेट। अब सिंपल सी बात है, जब संविधान सभा बैठ रही थी, कानून वगैरह के ऊपर बातचीत जब यहाँ पर हो रही थी, तो कई सारे मुद्दों पर डिबेट होती थी, वाद विवाद होता था। अलग अलग जो नेता थे वो अलग अलग बातें करते थे, अलग अलग तर्क देते थे किसी भी चीज़ को लेकर। अब यही चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में क्या वाद विवाद संविधान सभा में हुआ था। तो बहुत बड़ा नहीं है, इसे समझ लेते हैं जल्दी से ही। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के 2 दिन बाद संविधान सभा में अल्पसंख्यकों, मौलिक अधिकारों और कबायली क्षेत्रों के संबंध में प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट देने के लिए परामर्श समिति की नियुक्ति की गई थी। एक एडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति की गई थी। परामर्श समिति ने 27 फरवरी 1947 को 5 उप समितियों की नियुक्ति की, जिनमें से एक मौलिक अधिकारों के संबंध में थी। मौलिक अधिकारों से संबंधित इस उप समिति के सदस्य थे जे.बी. कृपलानी, मीनू मसानी, के.टी. शाह, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सरदार हरनाम सिंह, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर, हंसा मेहता, सरदार पटेल, के.एम. पनिक्कर तथा राजकुमारी अमृत कौर आदि। देखिए दोस्तों, जब देखो सिंपल सी बात थी, अलग अलग कई सारी समितियां संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी ताकि अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर विचार विमर्श किया जा सके, अलग अलग अधिकारों के ऊपर विचार विमर्श किया जा सके। अब एक उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था, उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा स्वीकार कर लेती है और उसके 2 दिन बाद मतलब 24 जनवरी को अल्पसंख्यकों को लेकर और मौलिक अधिकारों को लेकर और कुछ कबायली क्षेत्र यानी कि आदिवासी क्षेत्र थे, कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे आदिवासी वगैरह रहते थे, जो जंगल का जो इलाका था, इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, इसके ऊपर एक रिपोर्ट देने के लिए संविधान सभा के द्वारा परामर्श समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब ये एडवाइजरी कमेटी अपने में से एक उप समिति मतलब 5 उप समितियों का गठन करती है, जिसमें से एक उप समिति होती है मौलिक अधिकारों से संबंधित। अब एक परामर्श समिति की एक उप समिति जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित होती है, उसमें ये निम्न सदस्य होते हैं, कुछ और भी होते हैं लेकिन ये प्रमुख सदस्य इस मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी उसके मेंबर होते हैं। अब इनके बीच भी बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है मौलिक अधिकारों से संबंधित कई सारे मुद्दों को लेकर। सबसे बड़ा मुद्दा अधिकारों को 2 समूहों में विभाजित करने का था, न्यायसंगत और गैर न्यायसंगत। देखो, यहाँ पर बात हो रही थी मौलिक अधिकारों में कि कई सारे अधिकारों को हमें ऐसे अधिकार बनाने चाहिए, कुछ न्यायसंगत होने चाहिए और कुछ गैर न्यायसंगत होने चाहिए। पहले वर्ड को समझ लेते हैं। देखो, न्यायसंगत ऐसे कानून होते हैं जिस पर न्यायालय आपको अधिकार दिलवाएगा, या अगर आपके किसी अधिकार का उल्लंघन होता है और वो न्यायसंगत है, वो जस्टिसेबल अधिकार है आपका, तो कानून के द्वारा उसे लागू किया जाएगा। और अगर आपका उसका मतलब उल्लंघन होता है तो अदालत आपकी सुनवाई करेगी। ठीक है, आपके पक्ष में फैसला देगी अगर आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तो। और गैर न्यायसंगत वो अधिकार होते हैं जिसके ऊपर अदालत कुछ नहीं कर सकती। आप मान लीजिए जैसे कि एक शिक्षा का अधिकार है, आज के टाइम पर शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार होने का मतलब ये हो गया, पूरा अगर हम एक प्रावधान देखें तो स्कूली शिक्षा जो बच्चे हैं, प्राइमरी हो गई, प्राइमरी स्कूली जो शिक्षा है उनके लिए कंपलसरी है और सभी बच्चों का अधिकार है कि वो उन्हें मिलना चाहिए। अब इसी अधिकार को पूरा करने के लिए सरकार गवर्नमेंट स्कूल खोलती है ताकि जो बच्चा प्राइवेट में नहीं पढ़ पा रहा वो गवर्नमेंट में पढ़ सके, क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है, न्यायसंगत है। अगर सरकार गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोलेगी तो हम अदालत जा सकते हैं कि हमारे इस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जा रही कि हम शिक्षा ले पाएँ, और हम इतने अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि हम प्राइवेट में जाएं। तो इसीलिए सरकार सरकारी स्कूल्स या जो भी चीज़ें हैं वो उसकी व्यवस्था करती है ताकि अधिकारों की पूर्ति हो सके।
तो न्याय संगत अधिकार वो अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो अदालत उनको लागू करवाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन कुछ गैर न्याय संगत अधिकार होते हैं, जैसे कि काम करने का अधिकार। अब हमें अधिकार है कि हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें काम नहीं मिल रहा, हम अनएम्प्लॉयड हैं, तो क्या हम अदालत जा सकते हैं? हम अदालत जाएंगे, हम कहेंगे भाई देखो हम बेरोजगार हैं, सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये गैर न्याय संगत है। तो इसी को लेकर यहाँ पे काफ़ी डिबेट हो रही थी अधिकारों को लेकर। वैसे आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जो मौलिक अधिकार हैं वो न्याय संगत हैं। संविधान के प्रत्येक शब्द के महत्व पर जोर देने के लिए कानून की समानता के संबंध में नागरिक शब्द को व्यक्ति में बदल दिया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब एक एक वर्ड पर फोकस किया गया था। ये जो कमेटी बनी थी मौलिक अधिकारों से संबंधित, इसमें डिबेट जब हो रही थी तो एक एक वर्ड पर फोकस किया गया। जैसे कि जो समानता का अधिकार था ना, वो पहले नागरिकों के लिए रखा गया, लेकिन फिर उसको व्यक्तियों के लिए कर दिया गया। तो व्यक्ति और नागरिक में अंतर होता है। नागरिक वो होते हैं जो किसी देश के जो वोटर्स हैं या जो देश के निवासी हैं, मेन रूप से जो देश के मूल निवासी हैं, उन्हें नागरिकता मिलती है, और जिन्हें सिटीजनशिप मिली होगी बस उन्हें समानता का अधिकार दिया जाए, ऐसा विचार पहले लाया गया था। लेकिन व्यक्ति का मतलब था सभी व्यक्ति, जैसे कि कोई विदेश से आया हो, चाहे कोई इल्लीगल रह रहा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो व्यक्ति है, सॉरी वैसे इल्लीगल वाला नहीं होगा, इल्लीगल वाला केस अलग होगा, कोई इल्लीगल रह रहा है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। व्यक्ति का मतलब कोई विदेश से भी आकर यहाँ रह रहा हो, कोई घूमने आया हो, कोई टूरिस्ट हो, तो उसको भी समानता का अधिकार दिया गया। तो सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान में जब मौलिक अधिकारों के ऊपर कमेटी में बात हो रही थी तो एक एक शब्द पर फोकस किया गया। यहाँ तक कि नागरिक शब्द पहले लाया गया था समानता के अधिकार के लिए, लेकिन फिर इसे व्यक्ति में बदल दिया गया। कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया जाएगा। व्यक्ति का मतलब सभी हो गए, जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो नागरिक हों या ना हो। ब्रिटिश सरकार की निष्ठुरता को याद करते हुए स्वतंत्रता के अधिकार की गंभीरता पर बल दिया गया। अब क्योंकि ब्रिटिश सरकार के टाइम पर भारतीयों की जो स्वतंत्रता थी, जो फ्रीडम था, उसका बहुत ज़्यादा उल्लंघन हुआ था। फ्रीडम को मतलब फ्रीडम तो था ही नहीं ब्रिटिश सरकार के टाइम पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के अधिकार पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। ऐसा फोकस किया गया कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता अधिक से अधिक मिल सके। ऐसा ना हो कि ब्रिटिश राज की तरह भारत में भी आज़ादी के बाद भी जो पुलिस हैं या जो सरकार है वो ज़्यादा हावी हो सके जनता पर। इतनी स्वतंत्रता रहे व्यक्ति को कि व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो ये तो बात हो गई, हमने बात कर ली एक वाद विवाद की, जो कि कमेटी के अंदर हुई थी। एक समिति जो बनाई गई थी, परामर्श समिति, उसकी एक उप समिति थी मौलिक अधिकारों से संबंधित। उसमें जो वाद विवाद हुआ मौलिक अधिकारों को लेकर, अभी हमने बस इतना समझा है। और थोड़ा सा ये जो वाद विवाद है संविधान सभा में भी हुआ था, तो इसको भी देखना है। अब जब प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को, तो वहाँ पर भी डिबेट हो रही थी। तो वहाँ पर खुलकर इस पर वाद विवाद हुआ, जैसे कि न्याय संगत और गैर न्याय संगत को लेकर भी वहाँ पे बातचीत हुई कि कुछ कानून ऐसे हैं जो गैर न्याय संगत हैं, तो उनको भी न्याय संगत में लाया जाए, या जो न्याय संगत है उसको गैर न्याय संगत बनाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं, तो इसको लेकर काफ़ी डिबेट चली थी। इसके अलावा आंदोलन की स्वतंत्रता पर डिबेट हुई कि आंदोलन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने पक्ष में कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन की स्वतंत्रता तो होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के टाइम पर हमने यही देखा था, जब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, जब भारतीय लोग आंदोलन करते थे तो उसे बहुत ही कठोर तरीके से दबा दिया जाता था सरकार के द्वारा। तो जितने भी लोग थे उन्होंने आंदोलन की स्वतंत्रता की बात की। इसके अलावा अस्पृश्यता के अंत की बात की पूरी तरह, कि अस्पृश्यता को पूरी तरह फॉलो ना किया जाए। तो इसके ऊपर भी वाद विवाद हुआ। कई लोगों का तो यही कहना, देखो जैसे कि वाद विवाद किस पर हुआ, तो वाद विवाद ऐसे हुआ कि श्री राजन ठाकुर ने कहा कि अस्पृश्यता घृणास्पद है और जाति व्यवस्था का प्रत्यक्ष परिणाम है, और इससे तब तक निपटा नहीं जा सकता जब तक कि जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं कर दिया जाता। तो अब डिबेट ये हो गई कि पूरी की पूरी जाति व्यवस्था को ही समाप्त कर दो। हम अस्पृश्यता को तभी समाप्त कर पाएंगे जब हम कास्ट सिस्टम को ही ख़त्म कर देंगे, ऐसा कई लोगों के द्वारा कहा गया, स्पेशली श्री राजन ठाकुर के द्वारा। दूसरी तरफ कई लोगों ने कहा कि अस्पृश्यता का अंत जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जाति प्रथा का अंत करें। जाति प्रथा में हमें सुधार करना है, उसका अंत नहीं करना। कई सारे लोग इसके पक्ष में थे जाति प्रथा के। तो ये सारी चीज़ें रही थी, काफ़ी डिबेट हुआ था। इसके साथ ही
ये सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यकों को ठीक से देखा जाए, भेदभाव के विरुद्ध अधिकारों को अपनाया गया। देखो दोस्तों, अब अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी क्लास थी उसको ठीक से देखा जाए, उसके लिए भी ऐसे अधिकारों को अपनाया गया जो कि डिस्क्रिमिनेशन ना करते हों। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के विरुद्ध कई सारे अधिकार लाए गए, जैसे कि हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, या अपनी संस्कृति, अपनी शैक्षिक जो स्थिति है, शिक्षा है, जो भाषा है, उसको बनाए रखने का अधिकार हो गया। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होता, भाषाई अल्पसंख्यक भी होता है कि कुछ ग्रुप है जिसकी भाषा है अपनी, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि विधायिका की जिम्मेदारी सिर्फ मौलिक अधिकार प्रदान करना नहीं है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी रक्षा करनी है। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने यही कहा कि जो विधायिका है, जो संसद है, वो अधिकार तो प्रदान कर देगी, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, अधिकार प्रदान करना काफ़ी नहीं है, उन अधिकारों की रक्षा के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसीलिए आर्टिकल जो 32 है वो यही व्यवस्था करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित ही आर्टिकल 32 है। इसके द्वारा हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारे अधिकार हैं, जिसके द्वारा वो कई तरह की रिट जारी कर वो सरकार पर दबाव डालकर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये प्रमुख मुद्दे थे जिसको लेकर संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को लेकर खुलकर जो वाद विवाद हुआ था, ये प्रमुख उसके मुद्दे थे। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो यही कहूँगा कि एक बार वीडियो को और देख लेना, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो संघवाद है इसको अच्छे से समझेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को भी आप देख लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।